हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था तो मैंने इसको रिपेयरिंग के लिए दिया था। इसमें कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए थे तो वो रिपेयरिंग में मेरे ख्याल से 4-5 दिन लगा लिया। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे था तो बंद हो गया था, एक दिन मैं जा नहीं पाया था उसके यहाँ। तो अभी मेरा लैपटॉप पूरी तरह से ठीक है। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 आपका बूलियन अलजेब्रा में। मुझे नहीं लगता है कि बूलियन अलजेब्रा में कोई, बूलियन लॉजिक में कोई आपका टॉपिक छूटा हुआ है। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे एक बार पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, इंसाइट इनटू प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, मीन्स कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर में होता क्या है। इस चैप्टर का हिंदी में जो मीनिंग है वो ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन पढ़ेंगे, देन अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन रनिंग अ प्रोग्राम, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बैकएंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधे आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा आप विचार करिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है चूँकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, बस एक डब्बा है, इससे ज़्यादा कंप्यूटर कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो उसको वो वही चीज़ परफॉर्म करता है जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया रहता है। ठीक है ना, उसके अलावा आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर उसके अलावा आप कोई भी उसको वर्क दोगे तो वो वर्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके इस कंप्यूटर में आपने क्या किया है कि प्लस और माइनस करने का इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो प्लस और माइनस का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो अगर आप डायरेक्टली आप डिवाइड करने का उससे क्वेश्चन दो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है उसको हमेशा के लिए, प्लस और माइनस करने का, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। मतलब वो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाएगा अगर उसमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए। तो अब ये डिवाइड करना कब सीखेगा, इससे डिवाइड का वर्क लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड का वर्क लेने के लिए हमको ये डिवाइड का जो प्रोग्राम है, ये डिवाइड का जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा कि जब भी कभी डिवाइड का वर्क आए तो वो कंप्यूटर कर ले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस मैं सिंपल सा आपसे बता रहा हूँ कि कंप्यूटर वही वर्क कर सकता है जिसका इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं। ठीक है ना, अब हमको डिवाइड का इंस्ट्रक्शन, डिवाइड कैसे किया जाता है, ये इंस्ट्रक्शन किसको देना है, कंप्यूटर को देना है कि चलो भैया डिवाइड आएगा तो इस तरह से डिवाइड करना होगा आपको। ठीक, अगर ये ह्यूमन होता, कोई स्टूडेंट होता, कोई बच्चा होता, ठीक है ना, तो हम उसको हिंदी या इंग्लिश में बोर्ड पे समझा देते, वो समझ जाता। क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है, ये मशीन है, तो हम इसको उस तरह से नहीं समझा सकते जिस तरह से स्टूडेंट को समझा दिए हैं हमने। ये स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश जानता है, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन नहीं है, वो ग्रोन अप नहीं हुआ है, वो छोटा बच्चा नहीं था, छोटे बच्चे से बड़ा नहीं हुआ, उसने लैंग्वेज नहीं सीखा, उसको जस्ट बिल्ड कर दिया, बना दिया गया है। ठीक है ना, तो वो न हिंदी समझ सकता है, ना इंग्लिश समझ सकता है, ना उर्दू फारसी, कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। तो भैया वो कौन सा लैंग्वेज समझ सकता है, ऑब्वियसली वो लैंग्वेज समझ सकता है जिससे वो चलता है। वो चलता किससे है, वो चलता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के से जो जनरेट होती है लैंग्वेज, उसी को वो पढ़ पाता है, समझ पाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा और मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब बस इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज वो है बाइनरी, मीन्स 0 1 0 1 1 1 0, इस तरह के पैटर्न को वो बस समझ पाता है। और मज़े की बात यह है कि कंप्यूटर बस इस पैटर्न को समझ पाता है। तो हमको इसको डिवाइड अगर सिखाना है तो कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज जानता है, तो हम इसको डिवाइड का वर्क कैसे सिखा पाएंगे, क्योंकि हम तो 0 1 के लैंग्वेज को नहीं जानते हैं।
अब आते हैं, अब ये सिंपल सा एक लैंग्वेज गैप हो गया। लैंग्वेज गैप का मतलब एक आदमी है वो बस हिंदी जानता है, एक आदमी है जो बस इंग्लिश जानता है। सपोज कर ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी को कोई इंस्ट्रक्शन कैसे दे पाएगा? मतलब जो ह्यूमन है वो कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन कैसे दे पाएगा? भाई ह्यूमन जो है, जो 0-1 की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, कंप्यूटर है वो ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, तो कैसे? एक लैंग्वेज गैप हो गया ना। तो ये हिंदी वाला, इंग्लिश वाला हिंदी को कोई इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसको एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। ये मान लीजिए थर्ड पर्सन सी है। अब ये थर्ड पर्सन हिंदी भी जानता है और साथ साथ में इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। तो ये क्या करेगा, इनके इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और इनको हिंदी में समझा देगा, और इनके हिंदी के इंस्ट्रक्शन को समझेगा और इनको इंग्लिश में समझा देगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये कर रहा है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए वो क्या कर रहा है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है। समझ गए? तो हम जब भी कोई कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम अपने लैंग्वेज में देते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कोई ट्रांसलेशन होता है और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ जाता है। तो हम अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, और वो जो देते हैं वो प्रोग्राम के थ्रू देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है, और वो प्रोग्रामिंग ट्रांसलेट होता है किसके लैंग्वेज में? कंप्यूटर के लैंग्वेज में। मतलब देखिए, हम सबसे ऊपर होते हैं ना, कंप्यूटर के हम ऑपरेट करते हैं तो हम सबसे ऊपर हैं, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। हाई लो का मतलब बस इससे है कि हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर हमें नहीं ऑपरेट करता है, इसलिए हमारा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। और कंप्यूटर चूँकि ऑपरेट हो रहा होता है इसलिए उसका लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे आपका पाइथन हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, सब में यही होता है कि हम कोडिंग करते हैं और वो कोडिंग क्या होती है? ट्रांसलेट होती है, ट्रांसलेट होती है और कंप्यूटर उसको समझता है, ठीक है ना। तो आप उसको ट्रांसलेट कहिए या उसको कंपाइलेशन कहिए, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये तो है कि सोर्स कोड क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं हम जो लिखते हैं वो सोर्स कोड है, और जो कन्वर्ट होता है कंप्यूटर समझने के लिए वो बाइनरी कोड है। इसी को समझा दिया है, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, देखिए एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें, चलिए एग्जीक्यूशन हम बाद में बताते हैं। पहले देखिए कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना। हम यहाँ पे पहले प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। अब वो प्रोग्राम हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। किस लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। क्यों लिखते हैं प्रोग्राम? क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। एग्जीक्यूट हो मतलब रन हो, एग्जीक्यूट हो मतलब रन हो, रन हो मतलब वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझ जाए। वेरी सिंपल, कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझ जाए और अपना रिस्पॉन्ड दे, अपना कोई रिज़ल्ट दे, आउटपुट दे, उसको हम बोलते हैं फाइनल एग्जीक्यूशन। लेकिन उस फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले उस प्रोग्राम के साथ क्या क्या होता है? वो प्रोग्राम पहले कंप्यूटर के समझने लायक इंस्ट्रक्शन में बदलता है, पहले एग्जीक्यूट नहीं होता है। ध्यान से देखिए, कंप्यूटर जब समझ पाएगा तब तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले हमारे लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में समझने के लिए कन्वर्ट करेगा, और जब उसको समझ में आ जाएगा वो लैंग्वेज तो उसको वो फाइनली एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट का मतलब उस वर्क को परफॉर्म कर देगा, समझ गए। तो ये कई फेजेस में होते हैं। अब बस 2 फेजेस जान लीजिए, इंपॉर्टेंट फेजेस। पहला होता है ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेट, मतलब हमारी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट या कंपाइलेशन भी बोल सकते हैं इसको।
और फिर यहाँ पे ये जो फेस आता है इसको बोलते हैं रन करना या एग्जीक्यूट करना। ये रन करने का प्रोसेस है या फिर एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है। तो आप समझ रहे होंगे, हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म में चेंज होता है और वो बाइनरी फॉर्म फाइनली कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। अब जो ट्रांसलेशन होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है कंपाइलेशन, दूसरा से इंटरप्रेटर। मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है ये दो तरह से होता है। पहला होता है कंपाइलेशन और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। मतलब जो इसमें जो ये चीज जो चेंज करता है, जो इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करता है, वो दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। पहला एक कंपाइलर हो सकता है, दूसरा इंटरप्रेटर हो सकता है। ठीक है, तो हम कंपाइलेशन पढ़ेंगे, कंपाइलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंपाइलेशन समझने के लिए हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे एक बंदा ए है, वो सिर्फ हिंदी जानता है। एक बंदा बी है जो सिर्फ इंग्लिश जानता है, इंग्लिश। अब ए बोल रहा है कि गीता प्ले गिटार, गीता प्ले गिटार। क्या बोल रहा है कि गीता प्ले गिटार। अब सॉरी ये हिंदी जानता है तो ये गीता प्ले गिटार कैसे बोल सकता है, ये हिंदी जानता है ना। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, ये इंग्लिश जानता है। ठीक है, इंग्लिश जानता है और ये हिंदी जानता है। ठीक है, अब देखिए ये ए जो है इंग्लिश जानता है, बी जो है हिंदी जानता है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है, ए कह रहा है भैया गीता प्ले गिटार, तो बी समझ पाएगा क्या क्या ये कह रहा है। बी के लिए तो बिल्कुल ये अननोन चीज़ें हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हिंदी भी अच्छे से जानता होगा और इंग्लिश भी अच्छे से जानता होगा। तो क्या ये डायरेक्टली ऐसे समझा देगा? तो अगर ऐसे समझा देगा तो लिखेगा गीता बजाती गिटार, यहाँ पे लिखेगा गीता, यहाँ लिखेगा गीता बजाती गिटार, इस तरह से लिख देगा ना कुछ। तो इसको पढ़ना है और साथ साथ में इसके ग्रामर को भी देखना है कि जो मीनिंग, इसकी मीनिंग जो है, जो ए कहना चाह रहा है, वो मीनिंग भी एकदम सेम मीनिंग ही बी तक ट्रांसलेट हो। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कंपाइलेशन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो एक ही फेज़ में हो जाता है, वो कई सारे फेजेस में होते हैं, जिसमें हम वर्ड्स को भी देखते हैं, वर्ड्स के ग्रामर को भी देखते हैं, उनके पैटर्न को भी देखते हैं, अरेंजमेंट को भी देखते हैं, ताकि एग्जैक्टली जो इंस्ट्रक्शन पास करना चाहेगा ए, वो बी तक एग्जैक्टली वो इंस्ट्रक्शन पास हो, उसमें कोई भी तरह का एक्सक्रेशिया ना आए, कुछ कम या ज़्यादा ना आए। ठीक है ना। तो कंपाइलेशन में भी बिल्कुल यही चीज़ें होती हैं कि कंपाइलेशन में पूरे इंस्ट्रक्शन को हम लेते हैं और कई फेजेस में हम वर्क करते हैं। ठीक है ना। उसमें से कुछ फेजेस हैं प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग, और आगे लोडर भी है। ठीक है ना। प्री प्रोसेसर, कंपाइलेशन, असेंबली, लिंकिंग और लोडिंग। ठीक है ना। तो आइए वो सारे प्रोसेस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। अब आता है प्री प्रोसेसर। ठीक है ना, प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स कोड लेंगे। जैसे आपने कोई प्रोग्रामिंग किया कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो उसमें जो इररिलेवेंट थिंग है, जो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा है, तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं वहाँ से, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। केवल सोर्स कोड में या ये उस प्रोग्राम में से उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करके आगे भेजा जाता है जिनका
जिनका कोई यूज़ है, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं जैसे कि आ, आपके सामने कोई गिफ्ट आए, तो गिफ्ट रैपर में पैक्ड होता है, ठीक है ना। फाइनली हमको किससे कंसर्न होता है, गिफ्ट से कंसर्न होता है। रैपर हम निकाल के एक साइड में रख देते हैं, ठीक है, या डस्टबिन में डाल देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं उसको। तो वही है, एक प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ जाती हैं, लेकिन प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो रिलेवेंट चीज़ होती है वही आगे पास होती है किसके पास, प्रोसेसर के पास, ठीक है ना। अब कंपाइलेशन फेज़ में क्या होता है, कंपाइलेशन फेज़ बेसिकली दो तरह का होता है, दो पार्ट में, वैसे तो 7 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो मेन 2 पार्ट है, कई सारे फेजेस को एक ही साथ में मर्ज कर दिया है, ठीक है ना। तो वो 2 फेज़ बना के चल रहा है। पहला फेज़ है एनालिसिस फेज़ और दूसरा फेज़ का सिंथेसिस फेज़। पहला है एनालिसिस फेज़ और दूसरा है सिंथेसिस फेज़। तो ये बस इतना जान लीजिए कि एनालिसिस फेज़ में आपका जो प्रोग्रामिंग है उसमें कौन सा डाटा यूज़ हुआ है, कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। और सिंथेसिस फेज़ में ये देखा जाता है कि वो ये जो प्रोग्राम है वो ग्रामेटिकली जो एग्जैक्टली इसमें ग्रामर यूज़ होना चाहिए उस ग्रामर के हिसाब से प्रोग्राम आगे बढ़े। मीन्स ये दोनों फेज़ एक साथ चलेगा। एक में जो प्रोग्राम के डाटा पे वर्क किया जाएगा और दूसरे फेज़ में प्रोग्राम का डाटा एज पर प्रोग्रामिंग ग्रामर एग्जीक्यूट हो, तो उसको अलाइनमेंट किया जाएगा, मतलब उसको उस ऑर्डर में रखा जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात ना। ये इस फेज़ में होता है, कौन से फेज़ में, कंपाइलेशन फेज़ में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही इसका आउटपुट क्या आएगा, हमने बताया ना इसका आउटपुट क्या है, कंपाइलेशन का आउटपुट क्या आएगा। कंपाइलेशन का आउटपुट अभी देखिए, आपको पिछले मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, कंपाइलेशन का आउटपुट क्या आएगा। आप देखिए कंपाइलेशन का आउटपुट, यहाँ प्रोग्राम उठेगा और एग्जीक्यूट होने से पहले वो कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब इस लैंग्वेज से चेंज होगा दूसरे लैंग्वेज में। अभी डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में नहीं चेंज होगा ये, ठीक है ना, बाइनरी फॉर्म में नहीं चेंज होगा। अभी थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ेगा, कंपाइलेशन मतलब आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इंटरप्रेटर मतलब पूरा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कंपाइलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब ट्रांसलेट होने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम आएंगे आपका मेन चीज़ में, असेंबली फेज़ में। तो असेंबली फेज़ में क्या होता है कि प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन का ये जो फेज़ होता है, ये दो फेज़, इस दो फेज़ का जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम असेंबली लैंग्वेज में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उसको फिर हम मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो ये कौन करता है, ये हमारा असेंबलर करता है। असेंबलर मतलब कि ऑलमोस्ट उस तरह के लैंग्वेज में चेंज करता है जिससे प्रोसेसर को रीड किया जा सके। कंपाइलेशन का काम सिंपल है कि उस प्रोग्राम को ग्रामर के हिसाब से सेट करना, ठीक है ना। ग्रामर के हिसाब से सेट करने के बाद अब आता है असेंबलर का काम। असेंबलर क्या करता है कि जो कंपाइलेशन का आउटपुट होता है, ठीक है ना, जो कंपाइलेशन का आउटपुट होता है उसको वो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है ताकि वो आगे फर्दर एग्जीक्यूट के लिए भेजा जा सके, ठीक। अब उसमें एक और फेज़ आता है लिंकिंग फेज़। लिंकिंग फेज़ में क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट फाइल, फोल्डर्स, लाइब्रेरीज़ की मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उनकी लिंकिंग होती है उस टाइम पे। जैसे सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आप ग्राफिक्स का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और आप जा रहे हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, और आपने ग्राफिक्स का कोई टर्म यूज़ किया है, कोई इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ किया है। आप जब रन कराने जाएंगे तो उस टर्म को समझाएगा कौन, इसका मतलब उस टर्म से रिलेटेड आपको कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन या दूसरा मॉड्यूल अपलोड करना है, लिंक कराना होता है उस टाइम पे जस्ट एग्जीक्यूशन से पहले, ठीक है ना। तो ये सब काम कौन करता है, लिंकर करता है। उसके बाद आता है लोडर।
लोडर क्या करता है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है ना, एक बड़ा सा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसका कुछ छोटा छोटा पार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर के पास जाता है, या कहें कि प्रोसेसर के पास जो मेमोरी होती है उसमें वो लोड होता है, ठीक है ना। तो लोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, बाहर निकलेगा, लोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, बाहर निकलेगा। तो जो पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला रहता है वो लोडर में जाता है, ठीक है ना। अब मैं इनको एक सरल भाषा में आपको एग्जांपल देके मैं समझाऊं, तो जैसे आप डिनर या लंच करते हैं, डिनर या लंच करते हैं, तो डिनर लंच करने से पहले फाइनली आप सोचिए, आपके पास डिनर बन के रेडी है, आपके सामने डिनर रखा गया है, डिनर बन के रेडी है, ठीक है ना। इसका मतलब कंपाइलेशन का जो ये दो फेज़ है ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। डिनर बन के रेडी है, जो डिनर क्या था, रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल में रोटी बन गई, सब्जी बन गया, ठीक है ना, रायता बन गया, दाल बन गया, चावल बन गया, रॉ मटेरियल से सारी चीज़ें बन गई। अब क्या होगा, अब पहले असेंबलिंग होगा। असेंबलिंग का मतलब ये होगा कि आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि आप जब भी कोई बाइट लेंगे, जब भी आप कोई बाइट लेंगे तो बाइट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बाइट लेना है, तो बाइट लेने के लिए आप उसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट। तो अब आपको क्या करना है, बाइट लेना है, ठीक है ना। तो बाइट आप उठाने से पहले क्या होगा कि बाइट उठाने का मतलब ये है कि अब आपको उसको अपने मुंह में डालना है, ठीक है ना, मतलब आप फाइनली उसको खाने जा रहे हैं, ठीक है ना, उस डिनर को। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ेज़ दोनों कंप्लीट हो चुका है, और उसके साथ साथ ये असेंबली वाला फ़ेज़ भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें वो मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में चेंज हो चुका है, ताकि मतलब मशीन अब उसको समझ सके, मशीन जो है अब उसको समझ सके, मीन्स दैट फूड इज़ रेडी टू ईट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या है कि उस फूड में आप जो भी एट ए टाइम उस बाइट में जितनी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी आप उसकी लिंक करेंगे। जैसे आपने रोटी उठाया, रोटी के साथ आपको सब्जी लेना है, या दाल लेना है, या आपको कोई और पिकल्स वगैरह लेना है, ठीक है ना, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर बाइट में। तो आपने मान लीजिए आप चटनी के साथ खाया आपने, तो उस बाइट के साथ चटनी की लिंकिंग हो जाएगी। मतलब आप उस पोर्शन की, आप कोई प्रोग्राम है उस पोर्शन के लिए किसी एक फाइल, अलग से फाइल की ज़रूरत है, तो वो फाइल लिंकिंग टाइम पे लिंक हो जाएगा, ठीक है ना, वो फाइल लिंकिंग के टाइम पे लिंक हो जाएगा। ओके, उसी तरह ये है कि दूसरा बाइट आपने उठाया, उस समय हो सकता है पिकल ना खा के आप दाल के साथ खाएं, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड टाइम जब आप उस प्रोग्राम का पार्ट आएगा, तो हो सकता है उसको दूसरा कोई फाइल चाहिए हो, या हो सकता है उसको दूसरा कोई रिसोर्स चाहिए हो, तो वो दूसरा रिसोर्स उस टाइम पे लिंक होगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक अ फैक्ट्री, मतलब एक सामान वहाँ से उठ रहा है, उसको जो चीज़ सपोर्ट में चाहिए उस चीज़ का लिंक हो रहा है, और लिंक होने के बाद वो पर्टिकुलर पार्ट ही आपके माउथ में जा रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट ही लोड हो रहा है, समझ रहे हैं। पूरा एक साथ फूड तो आप खा नहीं जाते हैं, पूरा एक साथ आपने पेट में डाल लिया, नहीं, आप क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक बाइट निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक एक बाइट निकालते निकालते पूरा डिनर ख़त्म हो जाता है, ठीक। उसी तरह ये है कि उसमें से जिस पोर्शन का को मशीन के पास एग्जीक्यूट करने के लिए जाना होता है, वही पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के पहले वो मतलब जो इसके रिसोर्सेज, जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है उनकी लिंकिंग होती है, और लिंकिंग से जस्ट पहले वो फूड बन के रेडी हुआ होता है, ठीक है ना। होपफुली आप समझ पा रहे होगे। आगे चलते हैं आगे के टॉपिक में। तो आगे के टॉपिक में भी देखिए यही समझाया है, एक कंपाइलेशन यहाँ हो रहा है, फिर असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कोड के बाद लिंकिंग हो रही है, अलग अलग डिफरेंट लाइब्रेरीज से जो चीज़ें चाहिए वो मिल रही हैं, और फाइनली वो एग्जीक्यूट होने के लिए लोड हो रहा है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक। तो ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा, अगर कुछ आता है लिंकिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है,
फिर सॉरी असेंबली क्या होता है, फिर सिंथेसिस एनालिसिस क्या होता है या एनालिसिस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए आएंगी। अब आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर में कंपाइलेशन में क्या होता है कि एक ही बार में पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। प्रोग्राम आपका मान लीजिए 10 लाइन का है तो 10 लाइन एक ही बार में कंपाइल हो जाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि 10 लाइन का प्रोग्राम रहेगा तो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने में क्या होता है कि जैसे अब कोई भी चीज़ एक ही बार में अगर मतलब कंपाइल हो तो उसमें क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में एरर है तो पूरे प्रोग्राम में वो एरर बताएगा। लेकिन अगर उसको हम लाइन बाय लाइन चेक करते हैं तो मान लीजिए 7वीं लाइन में एरर है तो बाकी जो ऊपर की लाइन है वो सही है, उसके हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है तो कर जाएगा, और जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन को हम करेक्ट कर देंगे। तो कंपाइलेशन में क्या होता है कि एक सिंगल टाइम में सारा वर्क होता है, और इंटरप्रेटर में क्या होता है इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन वर्क होता है। ठीक है, अब ये कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर में जो डिफरेंट है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। कंपाइलर टेक इंटायर प्रोग्राम एट्स इट्स इनपुट, मतलब ये पूरा प्रोग्राम एक बार में इनपुट में लेता है। ठीक है ना। एन इंटरप्रेटर टेक सिंगल लाइन, मतलब इसमें जो इनपुट जाता है वो उस प्रोग्राम कोड का एक सिंगल लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरह से जाएंगे। ठीक है ना। इट जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम द होल प्रोग्राम। ठीक है। इट डज नॉट जनरेट जैसे इसमें एक असेंबलर का रोल आ जाता है, असेंबलर का भी रोल आता है, इसमें कोई असेंबलर का रोल नहीं आता है। ठीक है ना। इसीलिए इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट होता है उसी के लिए असेंबलर यूज होता है। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्टली क्या होता है इंटरमीडिएट कोड कोई जनरेट नहीं होता, वो डायरेक्टली वो मशीन कोड में जनरेट करता है लैंग्वेज। ठीक है ना। मेमोरी, इट रिक्वायर्ड मोर मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइलेशन, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, मतलब सिंपल सी बात है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर रहा है तो पूरे प्रोग्राम में एक पूरे बड़े अमाउंट की मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब आप लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो लाइन एग्जीक्यूट होगा उसको साइड में कर देंगे तो मेमोरी की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है ना। एरर, डिस्प्ले लिस्ट एंटायर प्रोग्राम, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एरर एंटायर प्रोग्राम, मतलब वो पूरे, अगर मैं बताया ना पूरे प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो वो एरर है तो पूरे प्रोग्राम का एरर है। इसमें अगर कोई एरर है तो उस लाइन का एरर है, उस लाइन में वो कंसीडर होगा, पूरे प्रोग्राम में वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आता है इतना डिफरेंस लिखने के लिए तो 4 डिफरेंस आप लिख लेंगे तो सफिशिएंट होगा, बाकी ये दोनों भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद आगे थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।